उठो जागो अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा। तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है बिहार पुलिस के लिए, और इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। उन सारे प्रश्नों को जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो गायत्री मंत्र है, जिसके जो लेखक हैं वो हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र ने इसे लिखा है। ठीक है, पूछ ये रहा है कि ये किस देवता के सम्मान में लिखा गया है ना। गायत्री मंत्र वो ना ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो गायत्री मंत्र है, ये इनमें से किस एक के लिए समर्पित है ना। टू विच डिटी इन द गायत्री मंत्रा कंटेंट इन द ऋग्वेदा डेडिकेटेड। ऋग्वेद में ये है, यह सावित्री या जिसका एक नाम है सूर्य, सूर्य को यह समर्पित है। ये याद रखिएगा, कौन सा? गायत्री मंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि इनमें से किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या शरमन कण्व के? हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ पतंजलि, द ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? बताओ जरा, पतंजलि जो हैं ये इनमें से किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ जो हैं इनके लिए पुरोहित का काम किया था किसने? पतंजलि ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 जो हैं अश्वमेध यज्ञ किए हैं। याद रखिएगा, पुष्यमित्र जो शुंग है, इसी ने शुंग वंश की नींव डाली थी। और किसकी हत्या करके? तो जो बृहद्रथ, जो मौर्य साम्राज्य जो शासक था अंतिम, इसकी हत्या करके जो है इसने शुंग वंश की नींव डाली थी। ये याद रखिएगा। इसका पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम कहानी है वो देखने को मिलती है मालविकाग्निमित्रम में। किसमें? मालविकाग्निमित्रम में ये देखने को मिलती है, और ये लिखी है कालिदास ने। कमेंट में लिखकर बताइए कालिदास किसके दरबार में थे। कमेंट में लिखिए जो कालिदास हैं ये किसके दरबार में थे। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार और बिंदुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज नॉट रिलेटेड टू मौर्यन डायनेस्टी? अशोका, चंद्रगुप्ता, बिंबिसारा और बिंदुसार। क्या हो जाएगा? कौन सा एक नहीं है? तो याद रखिएगा, ये बिंबिसार नहीं है। कौन नहीं है? बिंबिसार ये नहीं है। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है। किससे? हर्यक वंश से ये संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किससे? हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक, इसका जो पुत्र हुआ है वो हुआ है अजातशत्रु,
और अजातशत्रु का पुत्र हुआ है उदयन। उदयन और अजातशत्रु दोनों को बौद्ध ग्रंथों में पितृहत्या कहा जाता है, मतलब वो जिसने अपने पिता की हत्या की हो। ठीक है, उदयन वो व्यक्ति है जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को क्या किया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? चौसा का जो युद्ध है ये 1539 में हुआ था। एक 1540 में हुआ है आपका कन्नौज का युद्ध। कौन सा? कन्नौज का युद्ध, ये याद रखिएगा। ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच है, ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच है। जो कन्नौज का युद्ध है इसमें हुमायूं जो है ये हारा था। चौसा के युद्ध में भी हुमायूं हारा था, लेकिन कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के हारने के बाद जो हुमायूं है वो क्या हुआ? जो हुमायूं है उसने मतलब उसे 15 साल तक जो है निर्वासित कर दिया, भारत से बाहर रहा। लेकिन 1555 में सरहिंद के युद्ध में इसने सिकंदर सूर को पराजित करके जो है वापस से भारत का अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस ले लिया था। कृष्णदेव जो शेरशाह सूरी है ये 1540 से 45 तक 1540 से 45 तक जो है ये रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक, थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में मुगल शासक फिलिप द ब्लैंक्स के दरबार में आया था, है ना। इनमें से किसके दरबार में जो है थॉमस रो जो इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में आया था, किसके दरबार में? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और अकबर। थॉमस रो केम टू कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर फिलिप द ब्लैंक्स एज एन एनवॉय ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के दूत के रूप में ये आया था, किसके दरबार में? तो याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में एक और व्यक्ति आया है जो है आपका हॉकिंस, और याद रखिएगा हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि जो है ये जहांगीर ने दी थी। ये फारसी में फ्लुएंट था, फारसी का ज्ञाता था। हॉकिंस फारसी अच्छे से बोल लेता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1785 से 1789, 1769 से 1775, 1766 से 1769 और 1780 से 1784। When was the second Anglo-Mysore War fought between the Kingdom of Mysore and the British East India Company? बताओ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और मैसूर जो राज्य है इसके बीच में कब हुआ? यह हुआ है आपका 1780 से 84 के बीच। ठीक है, चौथा हुआ है 1799 में। ठीक है, जिसमें रंगपट्टनम के किले में जो है टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। टीपू सुल्तान जो है ये क्या हुआ? ये लड़ता हुआ मारा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो मैसूर साम्राज्य है इसका संस्थापक था हैदर अली। कौन था? हैदर अली। और इसी ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार इसकी स्थापना की है। टीपू सुल्तान अपने आप को नागरिक कहता था। इसने रंगपट्टनम के किले में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। यह जैकोबियन क्लब का ये मेंबर रहा है, ये याद रखना। आगे 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल फिल इन द ब्लैंक्स थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाज। बताओ जरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका 7। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका 1857 का जब सिपाही विद्रोह हुआ था तब था लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। बाद में इसी के समय में ये समाप्त हुआ और कैनिंग को ही 1858 में जो बंगाल का गवर्नर था इसे भारत का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया, मतलब गवर्नर जनरल से जो शब्द था उसे वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? इनमें से कौन है जो 1905 में जो विभाजन हुआ था बंगाल का उसके लिए जिम्मेदार है ना?
लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, रिपन और आपका कर्जन। कौन जिम्मेदार है ये पूछ रहा है ना, कौन जिम्मेदार है? तो 1905 में जो आपका ये हुआ है जिसे बोलते हैं बंगाल विभाजन, यह हुआ है लॉर्ड कर्जन के समय पर। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में यह हुआ है। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ है। क्या हुआ है? स्वदेशी आंदोलन हुआ है 1905 में, ये याद रखिएगा। एक चीज और जो आपको याद रखनी है इसके लिए, और वो ये है कि इसीलिए 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे जो है ये मनाते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, जिसे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने समय की बर्बादी कहा था, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1929 में लाहौर शहर में जो अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इलेक्टेड एट द एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर इन दिसंबर 1929। 1929 का जो लाहौर का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था, है ना? इसी में बेसिकली इसकी जो अध्यक्षता पहले गांधी जी करना चाहते थे, मतलब गांधी जी करना नहीं चाहते थे, गांधी जी को चुना गया था, पर गांधी जी ने यह अध्यक्षता किसे दे दी? जवाहरलाल नेहरू को यह अध्यक्षता दे दी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जो है अध्यक्षता की और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। किसकी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। और इसी में कहा गया कि 26 जनवरी को हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। इसीलिए जो आपका 26 जनवरी है, इस दिन आपका संविधान लागू किया गया था। क्या किया गया था? जो संविधान है ये लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, फिर 2 महीने वेट किया गया और उसके बाद लागू किया गया। उसका कारण यही है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? जो संविधान सभा थी उसमें जो महिलाएं थी उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी जो संख्या थी ये थी 15। उस समय जो महिलाएं थी उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 15। तो ये याद रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है? बाय विच अमेंडमेंट बाय द वर्ड सोशलिस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ना कि सिर्फ समाजवादी, इसके अलावा अखंडता, है ना, और समाजवादी, अखंडता, और इसके अलावा एक चीज और थी पंथ निरपेक्षता। क्या? पंथ निरपेक्षता। ये तीनों ही 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। ये आपको याद रखना है। कौन सा? 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत ये दोनों जोड़े गए हैं। ये याद रखने वाली चीज है, तो याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है ये कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगी 30 वर्ष। देखो, अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष आयु मिनिमम है। राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 वर्ष है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने की चाहत रखते हो तो आपको मिनिमम एज 35 चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप ग्राम पंचायत में भाग लेना चाहते हो, ग्राम पंचायत का मेंबर बनना चाहते हो तो 21 वर्ष की आयु सफिशिएंट है ना। 21 वर्ष की आयु आपके लिए फिर होनी चाहिए। ठीक है, आगे भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल और बाबू जगजीवन राम मोरारजी देसाई। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से पहला होम मिनिस्टर कौन था भारत का? ये आपसे पूछ रहा है। देखो, भारत के पहले जो होम मिनिस्टर थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाबू जगजीवन राम जो हैं ये कौन से पद पर थे ये आपको बताना। शिक्षा मंत्री के पद पर थे अबुल कलाम आजाद। और एक क्वेश्चन जो आपसे बहुत पूछा जाता है वो है स्वास्थ्य मंत्री,
और जो स्वास्थ्य मंत्री थी ये थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? है ना, क्या पूछ रहा है? किसी संविधान सभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 मिनिमम और मैक्सिमम। विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्यों की जो परिषद है उसकी बात कर रहे हैं। मिनिमम 30, मैक्सिमम 242, मिनिमम 80, मैक्सिमम 540, 54, 333 और 60 और 500। According to the Constitution of India, the minimum and maximum number of members can be in विधान सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर हो सकते हैं मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी और 60 से अधिक कम सीटें नहीं होंगी। कुछ अपवाद हैं पर यह संविधान कहता है। ठीक है, आगे, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? इनमें तो कौन सा एक है जिसे नागरिक समाज के रूप में नहीं मानते? परिवार वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन और विधानमंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सिविल सोसाइटी? इनमें तो कौन सा एक सिविल सोसाइटी के अंतर्गत नहीं आता? परिवार वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन और विधानसभा। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका गैर सरकारी संगठन। एनजीओ तो आता है। विधानमंडल या जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी नागरिक समाज में नहीं आता, है ना, वो नागरिक समाज नहीं है, वो एक जो है बॉडी है, या एक तरह से कहे ना एक राजनीतिक समाज कह लो, या ये कह लो कि जो लीगल बॉडी कह सकते हैं आप इसे ना। जैसे संसद है ये एक निकाय है ना, इसी तरह से विधानमंडल भी एक निकाय है। ये नागरिक समाज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में सबसे अधिक अंतर होता है? वो तिथियां कौन सी हैं जिनमें दिन और रात के बीच जो अंतर है ये सबसे अधिक होता है ना? ठीक है, जिनमें दिन और रात के बीच जो अंतर है ये सबसे अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। देखो, दिन और रात के बीच जो अंतर है ये सबसे अधिक होता है कब? तो याद रखिएगा ये सबसे अधिक होता है संक्रांति में। एक होती है आपकी कर्क संक्रांति। क्या है? एक है आपकी कर्क संक्रांति जो कि 21 जून को पड़ती है, जब सूर्य जो है कहां पर चमकता है? सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है। एक है आपकी जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं ना, इसे आप चाहो तो ये ग्रीष्म संक्रांति लिख लो, है ना, जिस पर सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है। एक है आपकी शीत संक्रांति, है ना, जिसमें जो सूर्य है ये कहां पर चमकता है? जो सूर्य है ये चमकता है आपका मकर रेखा पर। कौन सा दिन है ये है 22 दिसंबर। कौन सा? 22 दिसंबर को उत्तर भारत में सबसे लंबी रात होती है, सबसे छोटा दिन। 21 जून को उत्तर भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात। अगर उत्तर भारत नहीं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, सबसे छोटी रात। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन। 21 जून उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। ठीक है, तो ये याद रखना, इसे संक्रांति कहते हैं। एक होता है आपका विषुव, जब सूर्य 0 डिग्री पर जो है लंबवत होता है। यह ऐसा साल में 2 बार होता है और इस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का है एशिया, उसके बाद आता है आपका यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप नहीं अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसके बाद आता है आपका यूरोप, है ना, सॉरी अंटार्कटिका, यूरोप, और फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4, चौथे नंबर पर क्या है? चौथे पर है आपका दक्षिण अमेरिका। क्या है? चौथे नंबर पर है आपका दक्षिण अमेरिका, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे,
निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? इनमें से कौन सा एक है जिसकी ऊंचाई पर्वत मतलब समुद्र तल से सबसे ऊंचा, मतलब इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछ रहा है, या सबसे ऊंची जगह कौन सी है ये पूछ रहा है। दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन प्लेसेस हैज द हाईएस्ट हाइट अबव सी लेवल? सी लेवल से जैसे दिल्ली शायद 100 मीटर या 150 मीटर कुछ ऊपर है ना, और ऊपर जाओगे तो वो और ऊपर हो जाता है। जैसे एवरेस्ट है वो 8848 मीटर है, मतलब समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है इसकी। इसी तरह से इनमें से कौन सा एक पर्वतीय स्थान है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो इसकी ऊंचाई है ये कौन सी है? ये है आपकी बी यानी कि ऊटी। क्या है? ये हो जाएगा आपका बी यानी कि ऊटी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। इन विच स्टेट इज द कुडनकुलम प्रोजेक्ट लोकेटेड? बताओ जरा। ठीक, कुडनकुलम परियोजना जो है ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कुडनकुलम परियोजना है तमिलनाडु में। कैगा और काकरापार, कैगा और काकरापार कहां पर है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। कैगा और काकरापार याद रखिएगा, कमेंट में लिखकर बताइए। कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? जो कृष्णा नदी है वो इनमें से कहां से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है तापी, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन। कौन सी? नर्मदा और सोन, तो ये याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा एकमात्र राज्य है जो हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस डायमंड? डायमंड प्रोड्यूस करने वाला इनमें से एकमात्र जो राज्य है ये है मध्य प्रदेश। कौन सा? ये है मध्य प्रदेश, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को क्या कहते हैं जब बेरोजगारी प्रचलित होती है? इनमें से कौन सी एक स्थिति है जब बेरोजगारी होती है उस स्थिति को कहते हैं? द्रुतस्फीति, मुद्रास्फीति, अतिस्फीति या व्यक्तिगत ऋण। दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड व्हेन एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल। जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रचलित होता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ रही होती है, बेरोजगारी होती है, वो समय या वो जो स्थिति अर्थव्यवस्था की वो क्या होती है? वो होती है मुद्रास्फीति जनित मंदी। देखो इसमें क्या है, इसमें महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से मंदी हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है ना, ये तीनों चीजें इसी एक में होती हैं। नाबार्ड की स्थापना जो है ये कब की गई ये आपसे पूछ रहा है। नाबार्ड की फुल फॉर्म मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में लिखकर बताइए फुल फॉर्म क्या है। इसकी स्थापना जो है शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये है 1982। 1982 में नाबार्ड को जो है स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। यदि आरबीआई रेपो दर मतलब यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? रेपो रेट अगर बढ़ा देता है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बेसिकली ये है कि ये है आपका आरबीआई बड़ा बैंक है ना, ये है आपके छोटे छोटे बैंक जिन्हें हम कमर्शियल बैंक या जो छोटे छोटे बैंक है वो है। ये जब इन्हें जब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है तो ये आरबीआई के पास जाते हैं कि भाई साहब हमको लोन दे दो, है ना। ऐसे में आरबीआई ये कहता है ले लो और 4% की ब्याज देनी पड़ेगी, है ना। क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है, कहता है ले लो, ओवरनाइट का लोन है, ले लो पर 4% की ब्याज देनी पड़ेगी। तो ये बैंक कहते हैं ठीक है दे दो, हमको जितना भी पैसा चाहिए दे दो, 4% का ब्याज ले लेना। ये जो परसेंट है ये क्या है? ये है रेपो रेट। ये जो परसेंट है ये क्या है? ये है रेपो रेट। अब ये सुनो कि अगर 4 को 6% या 10% कह दे, है ना, आरबीआई 4% को 10% कर दे, अब क्या स्थिति होगी? अब ये है, पहले तो ये 4% पे लोन ले रहे थे, तो क्या 10% पे ये लोन लेंगे? जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी वो लेगा, बाकी के नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाए तो। अब रेपो रेट अगर बढ़ा दी जाएगी तब ये कर्ज कम देंगे, है ना, स्कीम्स कम निकालेंगे,
लोन कम देंगे, है ना, इससे क्या होगा, इससे मार्केट में पैसा कम होगा। मार्केट में पैसा कम होगा तो जो महंगाई बढ़ रही है वो उस पर लगाम लगेगी, महंगाई घटेगी। क्या हो जाएगा, जो महंगाई है वो क्या होगी, वह घटेगी। अगर ये इसे कम कर देता है, 4% को 3% कर देता है, तो बैंक जो है लोन ज्यादा लेंगे तो मार्केट में ज्यादा सर्कुलेट करेंगे, इससे महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, ये याद रखना। आगे, मायोपिया को इस नाम से भी जानते हैं, इनमें से किस एक नाम से मायोपिया को जानते हैं? मायोपिया को निकट दृष्टि दोष से जानते हैं, है ना। मायोपिया जो है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है वो दिखाई देती है लेकिन दूर की ठीक दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु ठीक दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देती, ये याद रखना। ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड मापने का मात्रक क्या है? इनमें से कौन सा एक है जिसमें सुपरसोनिक स्पीड को मापा जाता है? तो अगर सुपरसोनिक स्पीड मापना चाहते हैं तो उसके लिए है मैक। क्या है? उसके लिए है मैक। आवृत्ति मापनी है तो उसके लिए है हर्ट्ज। ठीक है, ये याद रखना। आगे आगे जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? ठीक, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जैसे मान लो आपके पास क्या है, कार है। क्या है? मान लो आपके पास कार है, आपके पास बाइक है या कुछ भी है, तो साइड में मिरर लगे रहते हैं। वो मिरर कौन से होते हैं? वो उत्तल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, जिससे कि आपको पीछे की चीज दिखाई देती रहे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? इनमें से कौन सा एक है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में, हरे में और पीले में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी? इनमें से कौन सा एक है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है? सर्वाधिक ऊर्जा इनमें से किसमें होती है? तो याद रखिएगा, यह है नीले प्रकाश में। सबसे कम हरा, उससे ज्यादा येलो, ग्रीन से कम, और ब्लू सबसे ज्यादा। ज्यादा, कम, 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 सबसे ज्यादा है ब्लू में। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें? सर्वाधिक ऊर्जा है आपके ब्लू में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस। हरे फलों को अगर कृत्रिम ढंग से पकाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी एक गैस का प्रयोग आपको करना पड़ेगा? कौन सी गैस है जिसका प्रयोग हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में करते हैं? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो है एसिटिलीन। क्या है? इसे बोलते हैं एसिटिलीन। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या होता है? अगर आप सूंघ लोगे तो आप चाहे किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो गम की हो, चाहे वो हंसी की हो, जैसी भी सिचुएशन होगी आप उसमें हंसेंगे, बहुत हंसेंगे, जोर जोर से हंसेंगे। आपको होश नहीं होगा लेकिन आप हंस रहे होंगे। ये हास्य गैस है। और हास्य गैस को एक्चुअल में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन पेंट्रा ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन परऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहते हैं ना। लाफिंग गैस कौन सी है? तो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? अगर स्टील को जंग रोधी बनाना चाहते हैं आप, है ना, स्टील को जंग रोधी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाएगी? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और कार्बन। विच मेटल इज एडेड टू स्टील टू मेक इट रस्ट प्रूफ? इनमें से कौन सा एक है जिसमें जिसका प्रयोग रस्ट प्रूफ यानी स्टील को रस्ट प्रूफ या जंग रोधी बनाने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सी एक है जिसका प्रयोग इसके लिए करते हैं? तो याद रखिएगा, यह है क्रोमियम, है ना। क्रोमियम को मिलाया जाता है ताकि स्टील को रस्ट फ्री या जंग फ्री रखा जा सके। एक बात बताओ, लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है या कम हो जाता है? बताओ जरा लिखकर। प्याज कंद की विशेष गंध किस कारण होती है? जो प्याज है ना, इसमें गंध आती है। जो प्याज है इसमें एक विशेष गंध सी आती है, उसका कारण
क्या है? तो याद रखिएगा उसका जो कारण है मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया जाता है, नहीं, सल्फर यौगिक शर्करा या संचित कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? ये है सल्फर यौगिक। क्या है? सल्फर यौगिक। उसकी वजह से उसमें एक विशेष गंध आती है। कई बार कहते हैं ना कच्ची प्याज मत खाओ, स्मेल आएगी, है ना, तो वही स्मेल की हम बात कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि NHS, यूके और यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति की कैलोरी सेवन क्या होता है, मतलब पूरे दिन में आपको कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं, जवान हैं, मतलब वयस्क हैं और ऊपर से सक्रिय भी हैं, तो कितने कैलोरी की आवश्यकता आपको पूरे दिन में होगी? तो याद रखिएगा पूरे दिन में आपको जो आवश्यकता होगी ये होगी 2500 कैलोरी की। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन और टार्ट्रिक अम्ल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल अम्ल जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये है एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन B1 का है, ठीक है, ये याद रखिएगा क्या है, ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एक बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? तो एक बल्लेबाज लगभग 10 तरीकों से आउट हो सकता है। क्रिकेट में एक बल्लेबाज जो है वो लगभग 10 तरीके से, कैच आउट हो सकता है, रन आउट हो सकता है, LBW हो सकता है, विकेट हो सकता है, हेड विकेट हो सकता है ना, कट एंड बोल्ड हो सकता है, ठीक है। बाकी मतलब जैसे किसी ने बॉल फेंकी और बीच में रोक दी, अवरोध का काम कर दिया, तब भी आउट दे सकते है ना। इस तरह से लगभग 10 तरीके वैसे होते हैं जिनसे जो है एक बल्लेबाज आउट हो सकता है, ठीक है। आगे किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा का नाम कहां है? रुको, है ना, इनमें से कौन सी जो है प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है उसकी आत्मकथा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। मैं एक बार आत्मकथा देख लूं कि आत्मकथा कौन सी है जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना बस, ये कौन सा है? अच्छा वो है, रुको एक मिनट। कौन सी आत्मकथा की बात की गई भाई? एक मिनट रुकिएगा बस, वेट अ मिनट बस। किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा वाला क्वेश्चन, आत्मकथा क्यों नहीं लिखी इन्होंने? अंबेडकर जी हैं क्या इसमें? नहीं है, है ना। रुको एक मिनट रुकना, एक मिनट करो। देखो अब वैसे इसमें से लिखना चाहो तो किसी की भी लिख लो आत्मकथा जो है, जैसे अगर रूप सिंह हैं, बलबीर सिंह हैं, इनकी बात करें, या जो आपके ये हैं क्या नाम है इनका, मेजर ध्यानचंद हैं, है ना, इनके बारे में अगर देखी जाए तो किस आत्मकथा की हम बात कर रहे हैं? तो आत्मकथा है आपकी सुनील छेत्री की। तो ऐसा करो मेजर ध्यानचंद की लिख लो, गोल, क्या, GOAL, जो गोल है ये किसकी आत्मकथा है? इस क्वेश्चन को ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, विच ऑफ द इंडियन प्लेयर हैज एन ऑटोबायोग्राफी? गोल, है ना। गोल जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो गोल जो है ये मेजर ध्यानचंद की है। किसकी? मेजर ध्यानचंद जो है इनकी आत्मकथा है गोल, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये है आपका ए यानी कि खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो, चंदेल शासकों द्वारा ये बनवाए गए हैं, ये याद रखिएगा। मोढेरा सूर्य मंदिर है और ये गुजरात में है। देवगढ़ यूपी में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पुलित्जर पुरस्कार जो है ये जीतने वाले पहले भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल। क्या हो जाएगा? गोविंद बिहारी लाल, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। रुपए का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में प्रस्तावित किया गया था, देवनागरी में R और बिना अग्रभाग के, मतलब इसका जो R है ना, इसमें ये जैसे रुपए ये तो ना, इसका आगे का भाग है ही नहीं, है ना, और इसे रा की तरह इस्तेमाल करके इस तरह से बना दिया, ये रुपए का साइन है ना।
ये बेसिकली जो है किस लिपि का है ये पूछ रहा है ना, ये किस लिपि का है। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। रुपए का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में प्रस्तावित किया गया था देवनागरी आर, और ये आर किसका, ये देवनागरी का है, और ये जो आर है ये किस लिपि में है ना, इन दोनों का भाग है ये पूछ रहा है ना, आर और ये है ना। जैसे ये आर है, इसका आगे का भाग लिया ही नहीं, ये वाला भाग छोड़ दिया, ये रुपए आगे का भाग छोड़ दिया, और देवनागरी आर, इन दोनों को संयुक्त करके इस तरह का जो है रुपए का रूप दे दिया, है ना। ये कहना चाह रहा है बेसिकली, ये पूछ रहा है जो आर है ये किस लिपि में आता है, रोमन में, ओम चिकी में, सिरिलिक में या ब्राह्मी में। जो आप ए बी सी डी ये जो लिखा है ये लिपि कौन सी है, ये जो लिखा है ये लिपि कौन सी है, बात ये हो रही है। यहाँ जो आर है ये किस लिपि का है, जैसे यहाँ लिखा है देव, ये रा, और ये क्या है, ये देवनागरी में लिखा है। ये जो आर है ये किस लिपि में, तो ये रोमन में है। किसमें है, ये है रोमन में, ठीक है, ये याद रखना। आगे अंग्रेजी के अनुवाद में आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था। आजाद हिंद फौज में जो आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था वो इनमें से क्या था, करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने दिया था। एकता और अनुशासन, स्वयं से पहले सेवा, एकता विश्वास और बलिदान, एकता विश्वास एंड बलिदान, यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस, ये आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो क्लास को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास सुबह 6 बजे है, करंट अश्विनी सर की, 9:30 बजे मुकेश सर की, इंग्लिश सर की, 11 बजे मेरी क्लास है एसएससी के एग्जाम्स के लिए जो चलती है, 2 बजे जो अभी चल रही है जीके जीएस की क्लास है, ये याद रखिएगा। रीजनिंग की क्लास है शाम को 4 बजे, 5 बजे हिंदी की क्लास है, 6 बजे अश्विनी सर की क्लास है, और रात 8 बजे है मैथ और रीजनिंग आपके अपने अजय सर की क्लास। महावीर बैच है आपका बिहार पुलिस के लिए, कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट, एक्सपर्ट फैकल्टी 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है इस पर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आज 25 से ज़्यादा तारीख है जिस दिन ये अपलोड होगी, तो मुझे लगता है ऑफर शायद ना हो, या हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा याद रखिएगा, चंडीगढ़ पुलिस के लिए आपके पास सीमित समय के लिए है, 250 में आपको ये बैच मिलेगा देखने को। श्योर सिलेक्शन बैच है सीएचएसएल के लिए, स्पेशल बैच है सीआरपीएफ के लिए, केसरी बैच है चंडीगढ़ पुलिस के लिए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल बैच है, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके, जिस चैट बॉक्स में आप अभी इसमें ऊपर पिन किया गया, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेकर आपको डेली कुछ मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव थॉट है यही शेयर करते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है यही प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। आज की क्लास के लिए इतने, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।